स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर पर हम लोग लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे और लगभग लगभग चीज़ें क्लियर हो गई थी। टीएच मॉर्गन के दो एक्सपेरिमेंट थे, एक एक्सपेरिमेंट ए था या एक क्रॉस ए था, एक क्रॉस बी था। टोटल 3 कैरेक्टर थे, बॉडी कलर, आई कलर और विंग का साइज। एक बार आई कलर को बॉडी कलर के साथ लिया था और एक बार आई कलर को विंग के साइज के साथ लिया था। एक का नाम क्रॉस ए रखा था, एक का नाम क्रॉस बी रखा था। एक में रिकॉम्बिनेंट जो क्रॉस ए था उसमें रिकॉम्बिनेंट 1.3% थे और जो क्रॉस बी था उसमें रिकॉम्बिनेंट 37.2% था। लेकिन दोनों क्रॉस में, चाहे वो क्रॉस ए हो और चाहे क्रॉस बी हो, दोनों क्रॉस में खास बात ये थी कि पेरेंटल परसेंट थोड़ा से बढ़े थे या ज्यादा बढ़े थे और रिकॉम्बिनेंट परसेंट घटे थे या ज्यादा घटे थे। तो उसका कंक्लूजन भी बता दिया गया था कि जो आई के कलर का जीन है वो लिंक है बॉडी कलर के जीन से और विंग के साइज के जीन से। लेकिन आई के कलर का जीन बॉडी कलर के जीन से ज्यादा लिंक है और आई के कलर का जीन विंग के साइज से कम लिंक है। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पर लिख लिया था। अब उसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो मॉर्गन देखिए 2-3 बातें बताते हैं। मॉर्गन पहली बात ये कह रहे हैं कि यदि यदि किसी क्रोमोसोम पर 2 या 3 या 4 जीन पाए जाते हैं, जैसे इनके जो कैरेक्टर थे उनके जीन एक्स क्रोमोसोम पर थे, तो मॉर्गन कहते हैं कि यदि कई जीन जो किसी एक क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं। जुड़ने के लिए इन्होंने शब्द यूज किया कि फिजिकल एसोसिएशन होता है, इसको लिंकेज बोल दिया। फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन ऑल जीन प्रेजेंट ओवर सेम क्रोमोसोम। किसी एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जितने भी जीन होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं, इसको इन्होंने फिजिकल एसोसिएशन या लिंकेज कहा। और लिंकेज से इंडिकेट होते हैं पेरेंटल टाइप ऑफ फिनोटाइप। और जो न्यू फिनोटाइप बनते हैं या नॉन पेरेंटल बनते हैं उसके लिए इन्होंने टर्म रिकॉम्बिनेंट दे दिया। और सवाल, लोगों ने इनसे पूछा कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि किसी एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले सारे जीन आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन कितना जुड़े होंगे? दो ऑप्शन, टाइटली लिंक होंगे कि लूजली लिंक होंगे। तो मॉर्गन एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यदि किसी एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले जीन बहुत करीब हैं तो बहुत टाइटली लिंक होंगे और अगर थोड़ा दूर हैं तो लूजली लिंक होंगे। ऐसे समझ लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई क्रोमोसोम है और इस पर हमने 2 जीन बना दिए। ये जीन ए है, ये जीन बी है और इसी पर एक जीन हमने और बना दिया सी। तो ये 2 जीन बहुत पास हैं, तो आप कहोगे टाइटली लिंक्ड हैं। और ये 2 जीन थोड़ा दूर हैं तो कहोगे लूजली लिंक्ड। तो कहने का मतलब है कि किन्हीं 2 जीन के बीच का जो लिंकेज है वो फिर किस पर डिपेंड करता है? तो कहोगे डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। किन्हीं 2 जीन के बीच का जो लिंकेज है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। अगर दूरी कम है तो लिंकेज ज्यादा होता है और दूरी अगर ज्यादा है तो लिंकेज कम होता है। तो लिख लीजिए जरा 2 लाइनें। ऑल जीन प्रेजेंट ओवर सेम क्रोमोसोम आर सोज फिजिकल
एसोसिएशन, और इसी फिजिकल एसोसिएशन के लिए टर्म दे दिया कौन सा? लिंकेज। दूसरा सवाल, स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज डिपेंड करती है, डिपेंड ओवर डिस्टेंस बिटवीन जीन, जीन के बीच की दूरी कितनी है और कैसे डिपेंड करती है? तो लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। मतलब अगर दूरी कम है तो लिंकेज ज्यादा, और दूरी ज्यादा है तो लिंकेज कम। इफ मोर डिस्टेंस बिटवीन जीन, तो क्या कहोगे? लेस लिंकेज। और इफ लेस डिस्टेंस बिटवीन जीन, तो कहोगे मोर लिंकेज। लेस लिंकेज का मतलब होता है लूजली लिंक्ड, और मोर लिंकेज का मतलब होता है टाइटली लिंक्ड। एक बात और है, लिंकेज का जो परसेंटेज होगा वही बराबर होगा किसके? पेरेंटल परसेंटेज। और क्रॉसिंग ओवर का जो परसेंटेज होगा वही रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज होगा। एक और बात, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर लिंकेज ज्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर कम होगा, और अगर लिंकेज कम होगा तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा। एक और बात देख लीजिए, मान लेते हैं इफ डिस्टेंस बिटवीन जीन बढ़ा दी जाए, अगर जीन के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? तो रिजल्ट ये होगा कि लिंकेज घट जाएगा, और लिंकेज अगर घट गए तो पेरेंटल भी घट जाएंगे। लेकिन अगर लिंकेज घटा तो क्रॉसिंग ओवर क्या कर जाएगा? बढ़ जाएगा। तो रिकॉम्बिनेंट भी बढ़ जाएंगे। अच्छा, उल्टा कर लेते हैं। इफ डिस्टेंस बिटवीन जीन घटा दी जाए, तो जैसे दूरी घटाओगे वैसे लिंकेज बढ़ जाएगा। लिंकेज बढ़ जाएगा, और लिंकेज जैसे बढ़ेगा
वैसे पेरेंटल भी क्या कर जाएंगे, बढ़ जाएंगे। लेकिन लिंकेज बढ़ते ही क्रॉसिंग ओवर क्या कर जाएगा, घट जाएगा। और अगर क्रॉसिंग ओवर घट गए, रिकॉम्बिनेंट घट जाएगा। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, पेरेंटल का जो परसेंटेज है और रिकॉम्बिनेंट का जो परसेंटेज है वो जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 100% होगा। भाई कितनी पेरेंटल प्रोजनी होंगी, कितनी रिकॉम्बिनेंट प्रोजनी होंगी, जोड़ के 100 ही तो होगा। जैसे मान लेते हैं कि पेरेंटल 80% है, तो रिकॉम्बिनेंट कितनी होंगी, तो रिकॉम्बिनेंट 20% होगी। ठीक, फिर मान लेते हैं कि दूरी बढ़ा दी गई, मान लेते हैं दूरी बढ़ा दी गई, तो अगर दूरी बढ़ेगी तो पेरेंटल घटेंगे, तो चलो घटा लेते हैं। हो सकता है घट के ये 60% हो जाए, तो रिकॉम्बिनेंट बढ़ेंगे और बढ़ के फिर कितना हो जाएंगे, 40%। ठीक है, दूरी और बढ़ा ली जाए, दूरी और बढ़ा लेते हैं, तो और बढ़ाओगे तो पेरेंटल और घटेंगे, मान लेते 50% हो जाएंगे, तो रिकॉम्बिनेंट भी तो बढ़ेंगे, रिकॉम्बिनेंट बढ़ के कितना हो जाएंगे, 50%। फिर दूरी और बढ़ा ली जाए, तो दूरी और बढ़ा लो और चाहे जितनी बढ़ा लो, ऐसा कभी नहीं होगा कि पेरेंटल 50% से कम हो जाए। मतलब पेरेंटल को घटा के लिख लेते हैं 40% और रिकॉम्बिनेंट को बढ़ा के लिख लेते हैं 60%। ये कभी भी संभव नहीं है। मतलब चाहे जितनी दूरी बढ़ा लो और चाहे जितने पेरेंटल घटा लो, पेरेंटल कभी भी 50% से कम नहीं होंगे। चाहे जितनी दूरी बढ़ा लो और चाहे जितने रिकॉम्बिनेंट बढ़ा लो, ठीक है, कभी भी रिकॉम्बिनेंट 50% से ज्यादा नहीं होंगे। तो अंतिम सत्य है कि जब कभी दो जीन लिंक होते हैं तो चाहे जितनी दूरी पर वो रखे हो, किसी भी परिस्थिति में पेरेंटल 50% से कम नहीं होंगे और रिकॉम्बिनेंट 50% से ज्यादा नहीं। ये लिख लो। ये लिख लिया तो आगे लिखिए। इफ टू लिंक्ड जीन प्रेजेंट फार अवे, काफी दूरी है, बट पेरेंटल phenotype never less than 50% और recombinant phenotype never more than 50%। मतलब रिकॉम्बिनेंट 50% से ज्यादा हो नहीं सकते, अधिकतम कितने हो सकते हैं, 50 या उससे कम मिलेंगे, ज्यादा नहीं मिलेंगे। कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट होंगे ये किस पर डिपेंड करेगा, तो कहोगे डिपेंड करेगा जीन के बीच की दूरी। तो परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट इन लिंक्ड जीन किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड ओवर
डिस्टेंस बिटवीन जीन। अब सवाल यह है कि जीन के बीच की दूरी कैसे पता करोगे? डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन। लिंक्ड जीन के बीच की जो दूरी है उसको नापा जाता है, ये मीजर होती है इन सेंटीमॉर्गन। कौन सी यूनिट है? सेंटीमॉर्गन, जिसका सिंबल ये है स्मॉल सी कैपिटल एम, ये सेंटीमॉर्गन है। तो किन्हीं दो जीन के बीच की दूरी कितनी होगी? तो कहोगे मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन जीन। तो सबसे कम दूरी होती है 1 सेंटीमार्गन, इससे कम नहीं हो सकती है। मिनिमम दूरी कितनी होगी? 1 सेंटीमार्गन। इसका मतलब क्या होता है? तो 1 सेंटीमार्गन का जो मतलब होता है वो भी जल्दी ही पूछा गया है। 1 सेंटीमार्गन का मतलब होता है मिनिमम दूरी है ना, तो अगर दूरी बहुत कम है तो रिकॉम्बिनेशन भी तो बहुत कम होगा, लिंकेज बहुत ज्यादा होगा। तो कितना? तो 1 सेंटीमार्गन का मतलब होता है 1%, 1% रिकॉम्बिनेंट, या इसी को कहते हैं 1% क्रॉसिंग ओवर। तो अगर 1% रिकॉम्बिनेंट है, 1% क्रॉसिंग ओवर है, इसका ये भी तो मतलब है 99% क्या है? बात तो एक ही है। या 99% क्या है? तो ध्यान से सुने, किन्हीं दो जीन के बीच की वो मिनिमम दूरी, किन्हीं दो जीन के बीच की वो मिनिमम दूरी जब क्या हो? तो जब केवल 1% रिकॉम्बिनेंट हो या 1% क्रॉसिंग ओवर हो, मतलब 99% पेरेंटल हो या 99% लिंकेज हो, तो उसी को हम कहते क्या है? 1 सेंटीमार्गन। ये लेटेस्ट में आया है। तो अगर डिस्टेंस मिनिमम है, अगर डिस्टेंस मिनिमम है तो लिंकेज क्या हो जाएगा? लिंकेज मैक्सिमम हो जाएगा। और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? 99। किन्हीं दो जीन के बीच की दूरी, सबसे कम दूरी जिस पर मैक्सिमम 99% क्या हो जाए? लिंकेज हो जाए, या 1% क्या हो जाए? क्रॉसिंग ओवर हो जाए, उसी मिनिमम दूरी को कहते क्या हो? 1 सेंटीमॉर्गन। आखिरी कॉन्सेप्ट, जितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट होते हैं, देखो 1 सेंटीमार्गन तो कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट? तो अगर हम कह दें 10 सेंटीमार्गन की दूरी है तो कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट? तो जितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट होते हैं उतनी ही क्या होती है? दूरी होती है। परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट इक्वल टू क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन जीन। जैसे एग्जाम्पल लिख देते हैं कि यदि 20% रिकॉम्बिनेंट बन रहे हैं, तो बताओ दोनों जीन जो लिंक है वो कितना दूर होंगे? अगर 20% रिकॉम्बिनेंट है तो डिस्टेंस कितनी मिलेगी? डिस्टेंस मिलेगी 20 सेंटीमार्क। फार्मूला है। तो अगर हमको दूरी पता करनी है तो हमको क्या पता चल जाए? रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज पता चल जाए। लेकिन रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज पता कैसे चलेगा? तो उसका एक फार्मूला है, देख लो। अगर हमको रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज पता चलना है तो नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट ऊपर लिख लीजिए और टोटल नंबर नीचे लिख लीजिए,
और 100 से मल्टीप्लाई कर दें। ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज। और अगर आपसे पूछा जाए रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी में क्या करना है? रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, तो फिर वही रिकॉम्बिनेंट का नंबर ऊपर लिख लो, टोटल नंबर नीचे लिख लो, बस 100 से गुणा ना करो। अगर गुणा नहीं करोगे तो क्या निकल आएगा? फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी तो 1 में निकलती है ना, और अगर 100 से गुणा कर दोगे तो परसेंटेज निकल आएगा। तो अगर किन्हीं दो जीन के बीच की दूरी आपको पता करनी है, तो आपको क्या पता करना पड़ेगा? आपको रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज पता करना पड़ेगा। और रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज कैसे पता चलेगा? तो आपको दो सूचनाएं चाहिए, कितने रिकॉम्बिनेंट बने हैं, टोटल कितने बने हैं, 100 से गुणा करिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर निकाल के दिखाइए। तो क्या क्वेश्चन में लिखा है कि जो पी प्लांट है उसमें जीन ऑफ सीड कलर एंड फ्लावर कलर लोकेटेड है सेम क्रोमोसोम। इसका मतलब फिर क्या होंगे? जीन लिंक्ड होंगे। फिर एक तरफ क्या ले लिया गया? येलो सीड वायलेट फ्लावर दोनों डोमिनेंट, और एक तरफ क्या ले लिया गया? ग्रीन सीड व्हाइट फ्लावर दोनों रेसिव। फिर क्रॉस करने के बाद F1 बना होगा, F1 की सेल्फिंग की गई तो फिर F2 के रिजल्ट मिले। अब F2 के रिजल्ट ऐसे हैं, तो F2 में क्या मिले? तो 450 वो मिले जिसमें येलो सीड वाइल्ड फ्लावर प्योर डोमिनेंट, 450 वो मिले जिसमें ग्रीन सीड व्हाइट फ्लावर ये भी प्योर रेसिव, 150 नए मिले कौन से? येलो सीड के साथ व्हाइट फ्लावर, और 150 फिर मिले ग्रीन सीड के साथ वायलेट फ्लावर। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों पेरेंटल हैं, और ये दोनों क्या है? रिकॉम्बिनेंट है। और हमको निकालना क्या है? हमको दूरी निकालनी है। तो अगर हमको डिस्टेंस बिटवीन जीन कैलकुलेट करना है तो हमको क्या पता चल जाए? हमको रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज पता चल जाए। और रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज निकालने का तरीका क्या है? रिकॉम्बिनेंट का नंबर ऊपर लिखो और टोटल नंबर नीचे लिखो और 100 से गुणा कर दो। अब रिकॉम्बिनेंट है कितने? तो 150 ये 150 ये कितने हो गए? 300। और टोटल कितने हैं? तो सब जोड़ लोगे तो 900 300 1200। तो नीचे कितना लिखोगे? 1200, और गुणे कितना कर दोगे? 100। तो कितना आ जाएगा? 25%। तो अगर डिस्टेंस आपसे पूछी जाए तो डिस्टेंस हो जाएगी 25 सेंटीमार्क। डाटा का इस्तेमाल किया गया, रिकॉम्बिनेंट ऊपर लिख दिया, पेरेंट टोटल नीचे लिख दिया, जो आंसर आया उसके आगे सीएम लिख दिया। साइड हेडिंग डालिए क्रोमोसोमल मैपिंग। क्रोमोसोमल मैपिंग। सुन लीजिए क्या है क्रोमोसोमल मैपिंग, किस वैज्ञानिक ने किया और ये है क्या? तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए डन बाई, तो आंसर बताएंगे अल्फ्रेड स्टटवेंट। अल्फ्रेड स्टटवेंट कौन है? तो ये स्टूडेंट है ऑफ मॉर्गन। सुन लीजिए, अब सवाल है कि इन्होंने क्या किया था, और पीछे मॉर्गन ने ही बताया है क्या, किन्हीं पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर जितने भी जीन पाए जाते हैं वो सब आपस में जुड़े होते हैं, और इस आधार पर जुड़े होते हैं कि उनके बीच की दूरी कितनी है। दूरी कम है तो लिंकेज ज्यादा, और दूरी ज्यादा है तो लिंकेज कम।
तो कहा दूरी कैसे पता करेंगे, तो कहा दूरी पता करना है तो रिकॉम्बिनेंट पता कर लीजिए। तो अल्फ्रेड वेलेस कह रहे हैं कि यदि हमको ये पता है कि दो जीन के बीच की दूरी कितनी है, किस आधार पर, रिकॉम्बिनेंट के फ्रीक्वेंसी या रिकॉम्बिनेंट के परसेंटेज के आधार पर, तो उसी रिकॉम्बिनेंट के परसेंटेज को हम मान लेते हैं क्या, डिस्टेंस बिटवीन जीन, और उसी के आधार पर हम किसी एक क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले सारे जीन का सही क्रम, इधर देख लीजिए, ये मान लेते हैं कि कोई क्रोमोसोम है, इस पे कई जीन है, एक जीन ये है, एक जीन ये है, एक जीन ये है, मान लेते ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए बी सी डी इस क्रम में है। ये क्रम जो अरेंजमेंट जो होता है, इसी अरेंजमेंट को कहते हैं क्या है, क्रोमोसोमल मैपिंग। तो इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने इस्तेमाल कर लिया, किसका इस्तेमाल कर लिया, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का। और कैसे इस्तेमाल कर दिया, एज ए डिस्टेंस बिटवीन जीन। इनका ही कहना है कि जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी होती है वो किसके बराबर होती है, डिस्टेंस के बराबर होती है। और इसी का इस्तेमाल करके इन्होंने क्या कर दिया, लीनियर अरेंजमेंट दे दिया, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, और इसी को कहते हैं जेनेटिक मैप, जेनेटिक मैप या क्रोमोसोमल मैप। और करने को क्रोमोसोमल मैपिंग कहेंगे। तो जेनेटिक मैप या क्रोमोसोमल मैप क्या है, तो आप कहोगे ये है, क्या है, लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन ओवर ए क्रोमोसोम। किस आधार पर है, तो ऑन बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, और रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ही क्या बताती है, तो डिस्टेंस के हिसाब से जीन को लाइन में लगा दिया जाए, उसी को कहते क्या है, क्रोमोसोमल मैपिंग। करेंगे क्यों, यहाँ लिखा हुआ है कि आखिर क्रोमोसोमल मैपिंग क्यों करेंगे, तो यहाँ एक लाइन रटनी है, आगे हम लोग उसको पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि जो जेनेटिक मैप है वो स्टार्टिंग पॉइंट की तरीके से यूज होता है, कहाँ, तो जीनोम सीक्वेंसिंग में। जैसे ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग अगले चैप्टर में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो जीनोम सीक्वेंसिंग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, तो आंसर देंगे क्या, जेनेटिक मैप। तो ये अलग से लिख लेंगे, जेनेटिक मैप यूज एज स्टार्टिंग पॉइंट इन sequencing of whole genome, जैसे ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। 2 बार नीट में आ चुका है। किस वैज्ञानिक ने रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को डिस्टेंस की तरीके से यूज करके क्रोमोसोम का लीनियर अरेंजमेंट बताया, तो आंसर क्या देंगे, अल्फ्रेड स्टटवेट। ये तो रटने वाले सवाल है, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन भी क्वेश्चन दिखा देंगे आए हुए हैं। इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चन डिजाइन हो जाता है, और 4 5 6 जीन के बीच की दूरी दे देते हैं और उनका सही क्रम आपसे पूछ लेते हैं। एक क्वेश्चन आया है, ये लिख लीजिए, फिर क्वेश्चन कर लीजिए। तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन जीन का डाटा दिया है कि ए और सी के बीच 5% है, बी और सी 15% है, बी और डी 9% है, ए और बी 20% है, सी और डी 24% है, और ए और डी 29% है। और कह रहा बताओ कौन सा सीक्वेंस है, और उसके ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, अब कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले एक लाइन खींच लीजिए, और लाइन खींचने के बाद इस डाटा पर नजर डालिए, और ये देखिए सबसे बड़ी दूरी कौन सी है, तो सबसे बड़ी दूरी ये दिख रही है। तो जो सबसे बड़ी दूरी लिख रही है उसी को किनारे लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए ए और यहाँ लिख दीजिए डी। इसका मतलब वो आंसर सही होगा जिसके एक किनारे ए होगा और दूसरे किनारे डी होगा, इससे बड़ी तो हो नहीं सकती है। तो जरा देखो, इसमें ए और डी दिया है और इसमें ए और डी दिया है,
इसका मतलब ये दो आंसर तो हो नहीं सकते, दो से तो बच ही गए, अब दो ही बचे हैं, इसी दो में सही कर लेना है। तो सबसे पहले एक लाइन खींच लोगे, एक किनारे पर वो लिख दोगे जो सबसे बड़ी दूरी होगी, जैसे ए इधर लिख दिया, डी उधर लिख दिया। आप डी इधर लिख सकते हो, ओ उधर लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। इतना करने के बाद आप ऑप्शन पर नजर डालोगे और हो सकता है आपको एक ही ऑप्शन मिल जाए जिसमें ऐसा हो कि एक किनारे ए लिखा हो, दूसरे किनारे डी लिखा हो। मान लो यहाँ एक ही ऑप्शन होता तो कुछ करना ही नहीं था, केवल टिक करना था, गोला भरना था। लेकिन यहाँ दो ऑप्शन ऐसे मिल गए हैं जिसमें एक किनारे ए है, दूसरे किनारे डी है। तो अगर किस्मत अच्छी हुई एक ही ऑप्शन मिल गया तो कुछ नहीं करना है, और अगर किस्मत थोड़ी खराब हुई तो दो ऑप्शन मिल जाएंगे, तो मिल गए तो हल निकाल लेते हैं। अब देखिए करना क्या है, उसके बाद ऐसा कोई डाटा ढूंढिए, उसके बाद ऐसा कोई डाटा ढूंढिए जो या तो इसके रेस्पेक्ट में हो या तो इसके रेस्पेक्ट में हो। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, अभी लिखा है, तो या तो ए के रेस्पेक्ट में या तो डी के रेस्पेक्ट में। तो इसके ठीक ऊपर सी डी दिया ही है, तो सी डी देख लेते हैं। सी डी दूरी कितनी दी है, 24 दी है। आप ये सोचो सी डी की दूरी अगर 24 है तो सी हम कहाँ लिख दें भाई? अगर हम सी यहाँ लिखेंगे तो ये 24 होगी नहीं, क्योंकि ये टोटल जगह कितनी है, 29 है, तो यहाँ कहीं लिखना पड़ेगा। तो मान लेते हैं हमने यहाँ क्या लिख दिया, सी लिख दिया, और ये दूरी कितनी हो गई, ये हो गई 24। तो ये कितनी बची, ये कितनी बची, 5। देखो AC के बीच 5 है, तो AC के बीच 5 है, इसका मतलब C सही जगह लिख दिया है। बस C और A के बीच, C और D के बीच कंफर्म हो गया है। एक और ऑप्शन देख लो, B कहीं दिया होगा, वो उसी का देखना है, तो B और D देख लो, या A और B देख लो। देखो A और B कितना दिया है, 20 दिया है। आप बताओ A यहाँ है, अगर हम 20 रखेंगे तो कहाँ रखेंगे भाई, 20 यहाँ कहीं आएगा, तो मान लेते हैं हमने यहाँ लिख दिया 20। ये दूरी कितनी है, 20 है, तो बची कितनी भाई, ये टोटल 29 है, तो ये बची कितनी, 9। देखो BD 9 है, BD 9 है, इसका मतलब ये भी सही लिखा है। बस क्लियर, मिल गया। क्या मिला, A मिला, C मिला, B मिला, D मिला। तो आंसर क्या है, A, C, B और D। कौन सा आंसर हो गया, चौथा आंसर हो गया। अगर एक ही ऑप्शन में A और D किनारे लिखा होता तो इतना दिमाग न लगाना पड़ता। करते क्या है, सबसे पहले बड़ी दूरी किनारे लिख लेते हैं, फिर ऑप्शन पर नजर डाल लेते हैं। अगर वो एक ऑप्शन मिले तो कुछ करने नहीं, गोला भरना है। लेकिन मान लो ऐसे दो ऑप्शन मिल जाए तो दिमाग लगाना क्या, या तो इसके रेस्पेक्ट की कोई दूरी देखिए, या तो इसके रेस्पेक्ट की कोई दूरी देखिए। जैसे हम लोगों ने CD ले लिया था, 24 है, तो अगर C और D के बीच 24 है, तो C और D के बीच अगर 24 होगा तो हमको 24 इधर ही रखना पड़ेगा। तो A और C के बीच 5 बचनी चाहिए, तो 5 बच भी गए, यहाँ दी भी डाटा, इसका मतलब C हमने सही लिख लिया। फिर हमको A और B देख लेना है। A और B कितना दिया है, 20। अब 20 कहाँ रखोगे, तो भाई 20 यहाँ ही रखोगे, इधर तो रख नहीं सकते हो, क्योंकि यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है, 5 ही है, तो 20 यहाँ कहीं रखना पड़ेगा। मान लेते हैं यहाँ B है, अगर B यहाँ रख लिया तो ये 20 है, तो ये बची कितनी, 9। तो क्या B और D के बीच 9 दिया है, तो हाँ B और D के बीच 9 दिया है, इसका मतलब B भी सही लिखा है, बस सही हो गया। एनसीईआरटी ओपन करो। Morgan carried out several dihybrid cross in Drosophila to study जीन जो क्या थे, लिंक्ड, वे कैसे लिंक्ड, सेक्स लिंक। तो क्वेश्चन पूछा गया है सेक्स लिंकेज किसने खोजा, तो इनका नाम देना TH मॉर्गन का। क्रॉस बिल्कुल वैसे ही डाइहाइब्रिड थे जैसे कौन कर रहे थे, मेंडल, और किसमें कर रहे थे, बी। मतलब दो कैरेक्टर ले रहे थे, फिर F1 बना रहे थे, फिर सेल्फिंग कर रहे थे, फिर F2 बना रहे थे, यही कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मेंडल ने हाइब्रिडाइज कर दिया, एक तरफ क्या ले लिया, येलो बॉडी और उसके साथ व्हाइट आई,
दोनों क्या है, दोनों क्या है, रेसेसिव कैरेक्टर है। और एक तरफ क्या ले लिए, ब्राउन बॉडी रेड आई, ये दोनों क्या है, डोमिनेंट। और डोमिनेंट को यहाँ वाइल्ड कहते हैं, जिसमें प्लस वाला साइन लगा था ना, मेल। और फिर इंटर क्रॉस कर दिया तो क्या मिलेगा, F1। फिर इन्होंने कह रहा दोनों जीन क्या नहीं किए, सेग्रीगेट नहीं किए, कैसे, इंडिपेंडेंटली। इसी नाते F2 का जो रेशियो मिलना चाहिए था, मिलना क्या चाहिए था, वो उससे डेविएट कर गया। और डेविएट कर गया तो बिल्कुल डिफरेंट रेशियो मिला। क्या रेशियो मिला, जो 62.5 पेरेंटल थे वो 98.7 मिल गए, और रिकॉम्बिनेंट जो 37.5 थे उसकी जगह 1.3 मिला। इनको लगा हो सकता है गलती हो गई हो, क्रॉस बदल दिया। मॉर्गन और उनके साथी ये बात जानते थे कि जीन कहाँ लोकेटेड है, एक्स क्रोमोसोम पर। इन्होंने कहा कि यदि, या टिक कर लीजिए, व्हेन टू जीन इन ए डाई हाइब्रिड क्रॉस वर सिचुएटेड ऑन सेम क्रोमोसोम, तो रिजल्ट क्या होगा, तो रिजल्ट देखो, द प्रोपोर्शन ऑफ पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा मिलेगा, किससे, नॉन पेरेंटल या रिकॉम्बिनेंट। तभी मॉर्गन ने फिर बताया कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, तो कहोगे फिजिकल एसोसिएशन या लिंकेज हो गई किसके बीच, दो जीन। और इन्होंने टर्म दे दिया कौन सा, लिंकेज, टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन। और फिर इन्होंने नया टर्म दिया कौन सा, रिकॉम्बिनेशन, किसके लिए, वही नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन के लिए। मॉर्गन और उनके साथियों ने पाया कि जीन वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, तो हो सकता है कि जीन क्या हो, बहुत टाइटली लिंक हो। तो अगर टाइटली लिंक होंगे तो बहुत कम कॉम्बिनेशन आएगा, कितना, 1.3। किसमें मिला था, क्रॉस ए। हो सकता है कि क्या हो, लूजली लिंक्ड हो, तो थोड़े से ज्यादा रिकॉम्बिनेंट आएंगे, लेकिन जो आने चाहिए उससे ज्यादा नहीं आएंगे, बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। कितना आया था, तो 37.5 से 37.8 हो गया, सॉरी 37.2 हो गया था। ये कहाँ मिला था, क्रॉस बी में। तो इन्होंने बताया कि जो जीन है किसका, व्हाइट और येलो, मतलब व्हाइट आई और येलो बॉडी, ये क्या था, टाइटली लिंक था। तभी कितने परसेंट मिले, केवल 1.3% रिकॉम्बिनेंट। जबकि उसी व्हाइट आई का किससे लिए थे, मिनिएचर विंग से, तो कितने मिले, 37.2%। इसी से पता क्या चला, तो ये 3 लाइनें छोड़ के जो पता चला वो यहां लिखा है। इसी से पता ये चला, ये जो टिक कर लीजिए लाइन, कि स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज बिटवीन वाई, वाई मतलब बॉडी कलर, किससे लिंक है, W मतलब आई कलर, इन दोनों का लिंकेज ज्यादा है किसकी तुलना में, W और M। W और M का मतलब आई कलर और विंग साइज, और W और Y का मतलब आई कलर और बॉडी। तो ये लाइन टिक कर लो, किसका किसका लिंकेज ज्यादा है, बताओ, W का लिंकेज Y से ज्यादा है कि W का लिंकेज M से ज्यादा है। तो W का लिंकेज Y से ज्यादा है और W का लिंकेज M से कम है। वापस फिर यहां से उन्हीं के स्टूडेंट नाम अल्फ्रेड स्टर्टवेंट, इन्होंने क्या यूज कर लिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर ऑन द सेम क्रोमोसोम, और इसी को मान लिया क्या, डिस्टेंस बिटवीन जीन। और तब इन्होंने मैप कर दिया क्या, जीन की पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम। आज के जमाने में जेनेटिक मैप यूज होता है एज ए स्टार्टिंग पॉइंट इन सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम, जैसा कि किसमें किया गया, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। ये क्रॉस दिया है, क्रॉस ए फीमेल और मेल। फीमेल में दोनों कैरेक्टर रेसेसिव है और मेल में दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट है। देखो यहाँ Y प्लस W प्लस लिखा है, जबकि यहाँ Y Y लिखा है, W W। अच्छा, यहाँ पेयर में लिखा है, यहाँ पेयर में नहीं लिखा है। मेल में अनपेयर एक्स होता है और फीमेल में पेयर होता है। क्रॉस करा करके तो जो ये कैरेक्टर था वो फीमेल में आएगा और जो ये कैरेक्टर था वो
मेल में, जो कि एक्स क्रोमोसोम फादर से डॉटर में जाता है और यहां से सन में आता है। F1 जनरेशन मिल गई, इनका क्रॉस करा दिए। तो जब क्रॉस कराए तो देखिए दो रिजल्ट लिखे हैं। F2 में एक रिजल्ट ये लिखा है, इसमें सब के सब मेल लिखे हैं, और F2 में एक रिजल्ट ये लिखा, सब के सब फीमेल लिखे हैं। F2 का रिजल्ट देखो यहाँ लिखा है कि पेरेंटल कितने मिले, 98.7 और रिकॉम्बिनेंट 1.3। ऐसे क्रॉस उधर भी कराए, बस चेंज क्या मिला, पेरेंटल मिल गया 62.8 और रिकॉम्बिनेंट मिल गया 37.2। इससे पता क्या चला, तो वो पता नीचे लिखा है क्या, कि जो स्ट्रेंथ ऑफ लिंकेज है किसके बीच, W की Y से या W की M से, किससे लिंकेज ज्यादा है, W की Y से लिंकेज ज्यादा है तो दूरी कम होगी, और W की M से लिंकेज कम है तो दूरी ज्यादा। तो अगर मान लेते हैं कि ये X क्रोमोसोम है, ध्यान से सुनिएगा, और हमने 3 जीन यहां बना दिए हैं, बताओ, और मान लेते हैं कि ये है W, तो बताओ इसमें कहां Y होगा और कहां M होगा। तो इसका हमको Y रखना पड़ेगा और इसको हमको M, क्योंकि इन दोनों के बीच की दूरी कम है और इन दोनों के बीच की दूरी ज्यादा है। ठीक है, चलो ये कंप्लीट हो गया। हेडिंग डालिए पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस अभी लिखेंगे, सुनेंगे। अगर हम लोग मेंडल की स्टडी की बात करें, तो मेंडल के बारे में जो बात हम लोगों को पता है कि किसी एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट मेंडल मान रहे थे, जैसे टाल मान रहे थे, ड्वार्फ मान रहे थे। तो यदि एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट मान रहे थे, इसका एक मतलब ये भी है कि उस कैरेक्टर का जो जीन होगा उसके 2 अलील होंगे, एक कैपिटल टी, एक स्मॉल टी। कैपिटल टी से टालनेस होगा और स्मॉल टी से ड्वार्फनेस होगा। ये मेंडल मान रहे थे। मेंडल के बाद के लोगों ने एक नया नजरिया दिया, कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एक कैरेक्टर के सिर्फ 2 ही ट्रेट हो, एक बहुत बढ़िया टाल, एक बहुत खराब ड्वार्फ, ऐसा नहीं है। लोगों ने कहा जरा विस्तार से बताएं, तो विस्तार से सुने। ह्यूमन में ही हाइट ले लेते हैं, ह्यूमन में अगर ह्यूमन में हाइट के रेस्पेक्ट में 2 ट्रेट होते तो फिर 2 ही टाइप के लोग होते, या तो 6.5-7 फीट वाले लंबे होते, या तो फिर 3 फीट वाले बौने होते। जबकि ऐसा है नहीं, 6.5 फीट वाला भी कोई होता है, 6 फीट के भी लोग मिलते हैं, 5.5 के मिलते हैं, 5 के मिलते हैं, 4 के, 3.5 के मिलते हैं, हाँ 2.25 के। कहने का मतलब रेंज होती है। अब सवाल ये है कि अगर रेंज दिख रही है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के अंदर, तो फिर रेंज कैसे मैनेज होगी। भाई एक जीन के 2 अलील होते हैं तो 2 ट्रेट होते हैं, और यहाँ रेंज दिख रही है, तो क्या एक जीन के बहुत सारे अलील हैं? बहुत सारे अलील होते नहीं हैं, वो तो कुछ एक्सेप्शन है जिनके मल्टीपल एलिलिज्म होता है। तो फिर वैज्ञानिकों ने कहा कि कुछ कॉन्सेप्ट और है, ध्यान से सुनिएगा। कह रहे हैं कि जब कभी किसी कैरेक्टर के 2 से ज्यादा ट्रेट हो या रेंज ऑफ ट्रेट हो, तो फिर वो एक जीन से गवर्न नहीं हो सकता है। एक जीन के बस की बात नहीं कि इतने ट्रेट बना दे। इसका मतलब है कि वहां पर एक से ज्यादा जीन लगेंगे। अब एक से ज्यादा जीन लगेंगे तो हो सकता 2 जीन लग जाए, हो सकता 3 जीन लग जाए, हो सकता 5 जीन लग जाए। ऐसा कोई भी कैरेक्टर जिसमें सेवरल ट्रेट पाए जाएंगे, उसका इनहेरिटेंस एक जीन की जगह कई जीन से होगा,
और जैसे कई जीन से इनहेरिटेंस होगा तो उसका नाम रख देंगे पॉलीजेनिक ट्रेट, और उसी के इनहेरिटेंस का नाम रख दोगे क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। फिर से सुन लेते हैं। मेंडल कहते हैं कि किसी एक कैरेक्टर के दो ट्रेट होते हैं, जैसे टाल और ड्वार्फ, बिल्कुल कंट्रास्टिंग ट्रेट। लेकिन ये मटर में काफी हद तक लागू है, लेकिन दुनिया के सभी ऑर्गेनिज्म पर लागू नहीं है। जैसे ह्यूमन में ही आ जाते हैं। ह्यूमन में जो हाइट है उसमें रेंज ऑफ हाइट है, टाल से लेकर के ड्वार्फ के बीच कई लोग मिलेंगे। ह्यूमन में स्किन का कलर देख लीजिए, अगर ये बात होता तो या तो बिल्कुल काले होते या तो बिल्कुल गोरे होते, जबकि यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, बहुत सारे रेंज है। तो जहां कहीं रेंज होगी ट्रेट की, वहां एक जीन संभव नहीं है। तो यदि किसी कैरेक्टर के ट्रेट में रेंज दिख रही है तो उसके उस कैरेक्टर को कहते हो पॉलीजेनिक ट्रेट या पॉलीजेनिक कैरेक्टर, और उसका जो इनहेरिटेंस होगा उसको हम लोग कहेंगे क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में किसी कैरेक्टर के लिए एक जीन होगा कि एक से ज्यादा होगा, एक से ज्यादा होगा, तो नाम क्या रखना पड़ा, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एक बात तो ये बताओ, ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस है कि नॉन मेंडेलियन है? भाई जब मेंडल का नियम अगर मान ही रहे होते तो ये पढ़ काहे रहे होते? इसका मतलब ये क्या है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। इसी साल पूछा है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है, नॉन मेंडेलियन। एक और क्वेश्चन, कितने एग्जाम्पल हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के? तो बहुत एग्जाम्पल हैं बहुत एग्जाम्पल, लेकिन ज्यादा नहीं तो कम से कम 3 तो जान ही लो, 4। जैसे पहला, ह्यूमन में हाइट पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। ह्यूमन में स्किन का कलर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है। इसके अलावा गेहूं का जो दाना होता है, व्हीट कर्नेल, जैसे कच्चा गेहूं होता है तो कच्चे गेहूं के अंदर मिल्की व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है। जैसे नारियल होता है, गरी, कच्ची गरी को कर्नल कहते हैं। तो जैसे कोकोनट का कर्नल किस कलर का है, व्हाइट कलर का है, वैसे ही व्हीट में भी कर्नल होता है, उसके भी कलर होते हैं। तो व्हीट का जो कर्नल है उसके जो कलर है वो कई कलर होते हैं, और उन कलर का जो इनहेरिटेंस है वो कैसा है, पॉलीजेनिक। एक और बढ़िया देखिए, कोई अमरूद का पेड़ है, अमरूद का, और उस पे बहुत सारे अमरूद लगे हैं। अगर मेंडल का कहना अमरूद का पेड़ मान रहा होता तो उसमें 2 टाइप के अमरूद लगे होते, या तो बड़े बड़े अमरूद लगे होते या तो इतने छोटे अंगूर जैसे अमरूद लगे होते। ऐसा तो होता नहीं है, रेंज होती ना कि बड़ा सा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो रेंज क्यों मिल गई? रेंज मिलने का मतलब ही है क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो जो फ्रूट का साइज है या फ्रूट का जो वजन है वो भी किसका एग्जाम्पल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस ज्यादा माना जा रहा है। मेंडल वाला जो इनहेरिटेंस वो केवल मटर में लागू है। मटर का एक फली खोलिए, उसके अंदर दाने देखिए, सब एक साइज के लगे होंगे, लगभग लगभग एक ही साइज के होते, बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलती नहीं है, ठीक है। और कलर वहां बिल्कुल स्पष्ट है, या तो पीली मटर होगी या तो हरी मटर होगी, ठीक है, या तो ग्रीन या तो येलो, या तो राउंड या तो रिंकल। तो मटर उनके हाथ में लग गई, मटर के हिसाब से उन्होंने सारी कहानी बता डाली। इसका ये मतलब नहीं कि वो सब पर लागू हो जाएगा। तो जहां जहां मेंडल का लागू नहीं होगा वो कौन सा हो जाएगा, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। तो फल का साइज किस में आएगा, ये भी पॉलीजेनिक। फल का वजन किस में आएगा, ये भी पॉलीजेनिक। इंसान का वजन भी तो पॉलीजेनिक आएगा, वरना एक होता 70 किलो का, एक होता 7 किलो का। ऐसे तो होता नहीं है। तो रेंज दिख रही ना। एक और आखिरी बात, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में ह्यूमन में कितनी रेंज है, कितने टाइप के कलर हैं? हाँ, स्किन कलर कितने टाइप के हैं? तो ध्यान से सुने, अभी आगे बताएंगे। जेनेटिक्स कहती है कि 7 टाइप के कलर होने चाहिए, लेकिन 7 से ज्यादा टाइप के तो इसी क्लास में बैठे हुए हैं। तो जानते हो क्यों? क्योंकि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो फिनोटाइप दिखता है उसमें इन्वायरमेंट का भी रोल होता है।
अब इन्वायरमेंट का जैसे रोल हो जाएगा, तो जीन है खूब गोरे वाला और रहने लगे अफ्रीका में, तो क्या हो जाएगा, काले हो जाएंगे। और जीन है खूब काले वाला और रहने लगे इंग्लैंड में, तो क्या हो जाएंगे, गोरे हो जाएंगे। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो रेंज दिख रही है, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण रोल किसका है, एनवायरमेंट का है। अब लिखो मेंडल का स्टडी क्या कहती है। अब बतियाओ नहीं, अब समझ में आ गया। अब लिखो एक कैरेक्टर के दो ट्रेट, वो भी कैसे, कंट्रास्टिंग। ये तभी संभव होगा कि जब एक कैरेक्टर का एक ही जीन हो और उसके दो अलील हो, दो अलील से दो ट्रेट कवर हो जाएंगे, ये मेंडल कहते हैं। लेकिन मेनी ऑर्गेनिज्म में क्या मिलता है, किसी एक कैरेक्टर के मेनी ट्रेट होते हैं, मतलब रेंज ऑफ ट्रेट। ये तभी संभव है कि ये कंट्रोल होता होगा बाई मोर देन वन जीन। और जैसे मोर देन वन जीन हो जाएगा, तो इसको कहोगे पॉलीजेनिक ट्रेट। तो फिर या इसी को कहोगे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है क्या, तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या है कि जब कभी किसी एक कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा जीन इन्वॉल्व हो जाए, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीजेनिक ट्रेट। और उसी के इनहेरिटेंस को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मतलब क्या है, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन कंट्रोल बाय मोर देन inheritance of one character control by more than one gene या मेनी जीन भी कह सकते हो। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, तो ह्यूमन की हाइट, ह्यूमन का स्किन कलर, कर्नल कलर ऑफ व्हीट, प्लांट फ्रूट वेट। बस ये दो अलग से याद रखिएगा। ह्यूमन के स्किन कलर में कितने जीन हैं, तो कहोगे 3 जीन है, जबकि कर्नल कलर ऑफ व्हीट में 2 जीन है। यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए नॉन मेंडेलियन। इनहेरिटेंस
किसी भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस किसी भी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कितने टाइप के जीनोटाइप बनेंगे, उसके लिए एक फार्मूला है 4 की पावर n। और n क्या है? नंबर ऑफ जीन। और टाइप ऑफ फिनोटाइप, रेंज में कितने टाइप के होंगे, इसके लिए फार्मूला है 2n+1। 2n+1। और यहां भी n वही है क्या? नंबर ऑफ जीन। तो जरा बता दें, ह्यूमन स्किन कलर में कितने जीन हैं? 3 जीन हैं। तो बताओ, टाइप ऑफ जीनोटाइप। तो क्या कहोगे? 4 की पावर 3 कितना आ जाएगा? 64 जीनोटाइप। अच्छा, ह्यूमन कलर में 3 जीन है, तो बताओ कितने टाइप के फिनोटाइप बनेंगे? तो फार्मूला है 2n+1। रखो, 2 के बाद 3 +1, तो कितना आ जाएगा? 7 फिनोटाइप। अच्छा, कर्नेल कलर ऑफ व्हीट कितने जीन है? 2 जीन है, फिनोटाइप और जीनोटाइप। बताओ। तो जीनोटाइप लिखेंगे 4 की पावर 2 कितने? 16। और फिनोटाइप 2 गुणे 2+1 कितना आ जाएगा? 5। बताओ, ह्यूमन की स्किन के कलर में कितनी रेंज है? तो कहोगे 7 फिनोटाइप की रेंज है, 7 फिनोटाइप बनेंगे। कितने फिनोटाइप? 7 फिनोटाइप। लेकिन क्या 7 ही होते हैं? ऐसा नहीं है। क्यों? तो अभी बताया है कि पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में जो फाइनल फिनोटाइप होता है उसमें इन्वायरमेंट का भी कंट्रीब्यूशन होता है। इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस phenotype affected by किसके द्वारा? इन्वायरमेंट। चाहे जितना बढ़िया जीन हो, अगर पौधा ऐसी जगह लगा है जहां न्यूट्रिएंट इसको कम मिल रहे हैं, तो क्या बड़े बड़े फ्रूट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे ना। तो न्यूट्रिएंट तो इन्वायरमेंट की बात हो गई। तो जीन तय करेगा ऐसा नहीं है, लेकिन इन्वायरमेंट का भी रोल है। यहां तक हो गया? लिखे।
ह्यूमन, लिखते चलें ह्यूमन स्किन कलर के कितने जीन हैं? 3 जीन है। तो अगर जीन 3 होंगे तो अलील अलील 6 हो जाएंगे। 3 जीन है तो डोमिनेंट और रेसेसिव जैसे डोमिनेंट अलील कैपिटल ए है, डोमिनेंट अलील कैपिटल बी है, डोमिनेंट अलील कैपिटल सी है, तो रेसिव भी क्या होगा? स्मॉल ए होगा, स्मॉल बी होगा और स्मॉल सी होगा। तो कितने जीनोटाइप कॉम्बिनेशन होंगे? 64। अभी पीछे बता क्या है, 64 होंगे। उसमें से ऐसा हो सकता है कि ऑल डोमिनेंट हो, जैसे कैपिटल ए, कैपिटल बी और कैपिटल सी, कैपिटल सी। हाँ, ये जो डोमिनेंट होते हैं ये डार्क कलर के लिए होते हैं और जो रेसेसिव होते हैं वो लाइट कलर के लिए होते हैं। तो देखो, ये भी डार्क चाहते हैं, ये भी डार्क चाहते हैं, ये भी डार्क चाहते हैं, सब डार्क चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगी? डार्केस्ट स्किन हो जाएगी। कल्लू तुम लोग कैसे कैसे सोचते हो? ऑल रेसेसिव, ऑल रेसेसिव का मतलब स्मॉल ए स्मॉल ए, स्मॉल बी स्मॉल बी। अब ये चाहते हैं लाइट, ये भी चाहते हैं लाइट, सब लोग लाइट चाहते हैं, तो लाइटेस्ट हो जाएगा। अच्छा, इक्वल नंबर ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव। जैसे भाई कैपिटल ए के साथ स्मॉल ए हो जाए, कैपिटल बी के साथ स्मॉल बी हो जाए और कैपिटल सी के साथ स्मॉल सी हो जाए, तो इंटरमीडिएट कलर। जिसको मुलेटो कहते हैं। तो 3 ऑप्शन है, 64 में से 3 जीनोटाइप सामने लिख दिए, ऑल डोमिनेंट, ऑल रेसेसिव और इक्वल नंबर ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव। तो जो फिनोटाइप बन रहा है वो कैसे तय हो रहा है? तो फिनोटाइप इस प्रकार से तय हो रहा है कि जीनोटाइप में कितने डोमिनेंट हैं और कितने रेसेसिव हैं। सब डोमिनेंट हैं तो डार्केस्ट बन गया, सब रेसेसिव हैं तो लाइटेस्ट बन गया, और 3 डोमिनेंट है 3 रेसेसिव हैं तो इंटरमीडिएट बन गया। तो कहने का मतलब अगर ये हो जाए तो अब क्या होगा? अब देखो, 1 डोमिनेंट, 2 डोमिनेंट, 3 डोमिनेंट, 4 डोमिनेंट और 2 क्या है? रेसेसिव। तो इसका कलर इससे अलग होगा कि नहीं अलग होगा? बिल्कुल अलग होगा। तो कौन सा फिनोटाइप होगा ये डिपेंड करेगा कि जीनोटाइप में कौन सा अलील का नंबर कितना है और किस अलील का कंट्रीब्यूशन कैसा है। जैसे सब डोमिनेंट है तो सब अच्छी अच्छी चीज कंट्रीब्यूट करेंगे तो डार्केस्ट स्किन हो जाएगी। तो कौन सा अलील कितना है और किस अलील का कंट्रीब्यूशन कितना है ये तय होगा फाइनल फिनोटाइप। इसी नाते एनसीईआरटी में एक लाइन यहां लिखी है कि इफेक्ट ऑफ अलील आर एडिटिव। इफेक्ट जुड़ते हैं भाई, इसका जो इफेक्ट होगा, इसका जो इफेक्ट होगा, इसका 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 सबका इफेक्ट जोड़ा जाएगा तभी तो फाइनल कलर बनेगा। तो स्किन के कलर में फाइनल जो फिनोटाइप होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि जीनोटाइप में कौन सा अलील कितना है और उसका कंट्रीब्यूशन कितना है।
क्योंकि इफेक्ट क्या होता है, एडिटिव होता है, सब जुड़ेंगे। जैसे जैसे यहाँ सब के सब क्या है, डोमिनेंट है, तो जो कंट्रीब्यूशन इसका होगा वही कंट्रीब्यूशन इसका होगा, मतलब कैपिटल ए ने डबल कंट्रीब्यूशन किया, जो कैपिटल बी का होगा वही इसका होगा, फिर कैपिटल बी ने डबल कंट्रीब्यूशन किया, जो कैपिटल सी का होगा कैपिटल सी का होगा, फिर कैपिटल सी ने डबल कंट्रीब्यूशन किया। तो कैपिटल ए ने 2 बार कंट्रीब्यूट किया, कैपिटल बी ने 2 बार कंट्रीब्यूट किया, कैपिटल सी ने 2 बार कंट्रीब्यूट किया डार्क करने को, तो डार्केस्ट हो गया। अब देखो स्मॉल ए चाहता है लाइट हो, तो 2 स्मॉल ए हैं वो दोनों लाइट किए, 2 बगल में स्मॉल बी वो भी लाइट किए, 2 बगल में स्मॉल सी वो भी लाइट किए, तो क्या हो गए, लाइटेस्ट हो गए। अब इधर देखो, ये कह रहे हैं हम डार्क करेंगे, ये कह रहे हैं हम लाइट करेंगे, इनका कंट्रीब्यूशन डार्क का है, इनका कंट्रीब्यूशन लाइट का है, इनका फिर डार्क का है, इनका फिर लाइट का है, इनका फिर डार्क का है, फिर लाइट का है, तो फिर क्या हो गया, ना डार्क रहा ना लाइट रहा, क्या हो गया, इंटरमीडिएट। तो कंक्लूसिव लाइन याद रखेंगे, फाइनल फिनोटाइप या फिनोटिपिक एक्सप्रेशन किस पर डिपेंड करेगा, तो कहोगे टाइप ऑफ अलील इन जीनोटाइप एंड देयर कंट्रीब्यूशन, उनका कंट्रीब्यूशन कैसा है, वो सब डोमिनेंट है, वो सब रेसिव है, क्योंकि इफेक्ट क्या होता है, एडिटिव होता है। अब लिख लीजिए, इन पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस द phenotype expressed is depend on type of allele in genotype and their contribution in phenotype, because क्या इफेक्ट ऑफ अलील आर एडिटिव, ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी है। फाइनल फिनोटाइप किस पर डिपेंड करेगा, तो जीनोटाइप में कितने अलील हैं और किसका कंट्रीब्यूशन कैसा है, वो जोड़ा जाएगा तो रिजल्ट आ जाएगा। जैसे ह्यूमन स्किन कलर में जो F2 जनरेशन होगी उसमें जीनोटाइप बताओ, कितने होंगे, 64। और फिनोटाइप कितने होंगे, 7। तो कुछ ना कुछ तो रेशियो होगा, तो फिनोटाइप का रेशियो बता दो बस। तो ह्यूमन स्किन कलर में फिनोटाइप रेशियो इन F2 बात हो रही है तो मैं रेशियो लिख रहा हूं, आप लिख लीजिए, 1:6:15:15 15 6 1, 1:6:15:20, 1:6:15:20, जरा जोड़ो सबको, जोड़ लो, देखो हैं कितने आए, 64 हैं, ये 64 है टोटल जीनोटाइप। अब फिनोटाइप देखो, ये होता है डार्केस्ट और ये होता है लाइटेस्ट, तो ये होगा इंटरमीडिएट।
तो ये होगा डार्क और ये होगा फेरी डार्क। काले हैं गोरे जैसे। अच्छा ये आ जाओ, ये लाइट है, ये फेरी लाइट है। अच्छा जीनोटाइप बताओ, इसका जीनोटाइप, इसका जीनोटाइप तो कंफर्म है ना, कैपिटल ए और कैपिटल सी। अच्छा इसका, अच्छा इसका तो कंफर्म है ना। ये बताओ इसका क्या होगा, बस इतने फिनोटाइप लिखे हैं। फेरी डार्क होगा कि इंटरमीडिएट होगा कि लाइट होगा, क्या होगा? अच्छा इसका, है अच्छा है, ऐसे ऐसे 64 जीनोटाइप लिख सकते हैं। तो 64 जीनोटाइप लिखोगे, सबके फिनोटाइप कहाँ तक याद रखोगे? तो कोई और तरीका होना चाहिए। तो तरीका देखो क्या है। तरीका यह है कि ये 6 के 6 डोमिनेंट है, 6 के 6 डोमिनेंट है, इसके साथ 0 क्या है? रेसेसिव है। अब इधर से उधर बढ़ते जाओ, डोमिनेंट घटाते जाओ, रेसिव बढ़ाते जाओ। अगर ये चाहते हो तो 5 डोमिनेंट हो, 1 रेसेसिव हो। ये चाहते हो 4 डोमिनेंट हो, 2 रेसेसिव हो। ये चाहते हो 3 डोमिनेंट, 3 रेसेसिव। ये चाहते हो 2 डोमिनेंट, 4 रेसेसिव, 1 डोमिनेंट, 5 रेसेसिव, 0 डोमिनेंट, 6 रेसेसिव। अब ये बताओ कितने डोमिनेंट कितने रेसेसिव? 3 डोमिनेंट 3 रेसेसिव, क्या हो गया? इसमें कितने डोमिनेंट कितने रेसेसिव? फिर 3 डोमिनेंट 3 रेसेसिव, फिर से इंटरमीडिएट। इसमें 4 डोमिनेंट 2 रेसेसिव, कहां जाओगे? ये फेरी डार्क होगा। अच्छा इसका, हुँ? तो जो इसका होगा वही इसका होगा। अच्छा अब 2 डोमिनेंट 4 रेसिव, 2 डोमिनेंट 4 रेसिव, क्या होगा? तो कोई भी जीनोटाइप एग्जामिनर दे देगा, आप फिनोटाइप आराम से बता पाओगे। कैसे? ऐसे बताओगे, 6 से शुरू करिएगा, 6 प्लस 0 है कि 5 प्लस 1 है कि 4 प्लस 2 है कि 3 प्लस 3 है। इधर से इधर जाओगे तो डोमिनेंट घटाते जाओगे, रेसिसिव बढ़ाते जाओगे। अब लिख लो, लिख लिया? अब चलो वही कहानी देखो जो लिखी है। मेंडल की जो स्टडीज हैं वो मेनली क्या डिस्क्राइब करती हैं? तो कह रहा उन ट्रेट को एक्सप्लेन करते हैं जिसमें क्या हो, डिस्टिंक्ट अल्टरनेट फॉर्म हो। जैसे फ्लावर कलर में एक क्या मिला? पर्पल, एक क्या मिला? व्हाइट। लेकिन कह रहा जब आप चारों तरफ दुनिया पर नजर डालते हो तो आपको बहुत सारे ऐसी ट्रेट मिलेंगी जहां नहीं होगा क्या? डिस्टिंक्ट अकरेंस। वास्तव में वहां क्या मिलेगा? वहां ग्रेडियंट मिलेगा, मतलब रेंज मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, ह्यूमन डिड नॉट जस्ट टॉल एंड शॉर्ट,
न केवल टाल 60 नहीं होते हैं, टू डिस्टिंक्ट अल्टरनेटिव नहीं होते, जबकि यहाँ क्या मिलती है, रेंज मिलती है किसकी, हाइट की। ऐसे ट्रेट जनरली कंट्रोल बाई या तो 3 या तो उससे ज्यादा। तो अभी वो कर्नल कलर में तो 2 लिखे थे, तो ये एनिमल में केवल ह्यूमन की बात हो रही है, ठीक है। वहां जाओगे तो 2 ही जीन है। दस कार्ड है जिनको कहोगे क्या, पॉलीजेनिक ट्रेट। बिसाइड इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आल्सो टेक इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ इन्वायरमेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। ह्यूमन स्किन कलर एक और इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। इन पॉलीजेनिक ट्रेट, तो जो फिनोटाइप होगा, ये टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिनोटाइप हमको दिख रहा होगा वो कहां से पता चल रहा होगा, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ अलील से दिख रहा होगा। और इफेक्ट ऑफ अलील कैसा होता है, जुड़ता है। कह रहे इस बात को समझने के लिए हम मान लेते हैं कि 3 जीन है ABC जो कंट्रोल करते हैं कलर ऑफ स्किन इन ह्यूमन। तो डोमिनेंट फॉर्म कैपिटल ABC हो जाएंगे, और रेसिव फॉर्म, डोमिनेंट फॉर्म क्या बनाएंगे, स्किन कलर डार्क बना देंगे, और जो रेसिव फॉर्म है वो स्किन कलर लाइट बना देंगे। तो अगर सब के सब डोमिनेंट होंगे तो डार्केस्ट स्किन मिलेगी, और सब के सब रेसेसिव होंगे तो लाइटेस्ट स्किन मिलेगी। और अगर जीनोटाइप में 3 डोमिनेंट हो और 3 क्या हो, रेसेसिव, तो क्या मिलेगा, इंटरमीडिएट। इन दिस मैनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ अलील इन जीनोटाइप ही तय करेगा क्या, डार्कनेस या क्या, लाइटनेस ऑफ स्किन इन एन इंडिविजुअल। किसी इंडिविजुअल की स्किन का कलर कौन डिटरमाइन करेगा, तो कहोगे जीनोटाइप में कौन से अलील के कितने नंबर हैं। अगर 6 है और 6 के 6 डोमिनेंट है तो डार्केस्ट कर देंगे, 6 है 6 के 6 रेसेसिव है, लाइटेस्ट कर देंगे। और अगर 3 डोमिनेंट है 3 रेसेसिव है तो इंटरमीडिएट कर देंगे, 4 डोमिनेंट है 2 रेसेसिव है तो फेरी डार्क कर देंगे, 5 डोमिनेंट है 1 रेसेसिव है तो डार्क कर देंगे। क्लियर, चलिए हेडिंग डालिए, प्लियोट्रापी। हेडिंग डालें प्लियोट्रॉपी। यदि किसी एक कैरेक्टर के लिए कोई एक जीन जिम्मेदार हो तो उसको कहते हैं मोनोजेनेटिक इनहेरिटेंस। किसी एक कैरेक्टर के लिए एक से ज्यादा जीन जिम्मेदार हो, अभी पढ़ के आए क्या, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब इसका उल्टा हो जाए, जीन एक हो और कैरेक्टर कई हो जाए। यदि एक जीन से कई कैरेक्टर प्रभावित हो रहे हो तो उसी को कहते क्या है, प्लियोट्रॉपी। पहले इतना लिख लो। वन जीन वन कैरेक्टर, मोनोजेनेटिक इनहेरिटेंस। दूसरा मेनी जीन, वन कैरेक्टर, क्या कहते हो, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब तीसरी चीज आ गई, एक जीन है और मेनी कैरेक्टर है। ये इसका उल्टा लिखा है, इसका एक जीन मेनी कैरेक्टर, तो इसी को कहते हो क्या, प्लियोट्रॉपी। तो वापस फिर से, प्लियोट्रॉपी क्या है, तो ऐसा कोई भी फिनोमेना जिसमें एक जीन से
कई कैरेक्टर या कई फिनोटाइप प्रभावित हो जाए। जीन एक है, फिनोटाइप कई हो गए। एग्जाम्पल समझ में आएगा। जैसे हम लोग अभी मटर में पढ़े थे, एक कोई जीन है कैपिटल बी स्मॉल बी, वही सीड का शेप तय कर रहा था और वही स्टार्च के ग्रेन का साइज भी तय कर रहा था। तो एक जीन से दो कैरेक्टर हो गए, क्या हो जाएगा? प्लियोट्रॉपी हो जाएगा। इसका बढ़िया एग्जाम्पल जो यहाँ एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो फिनाइल कीटोन्यूरिया है। फिनाइल कीटोन्यूरिया का जो एक जीन है, उस एक जीन ने 4 जगह असर डाल दिया है। पहला, स्किन का कलर कम कर दिया। दूसरा, हेयर का कलर कम कर दिया। तीसरा, यूरिन का कैरेक्टर चेंज कर दिया। और चौथा, मेंटल रिटार्डेशन। ये 4 अलग अलग स्ट्रक्चर है। जीन एक है और स्ट्रक्चर 4 जगह बदल रहे हैं। तो यदि एक जीन कई कैरेक्टर या कई फिनोटाइप बदल दे तो उसको क्या कहोगे? प्लियोट्रॉपी। देखिए, एक्सप्रेशन ऑफ वन जीन affect many phenotype। एक जीन से ढेर सारे फिनोटाइप प्रभावित हो जाए तो प्लियोट्रॉपी। एग्जाम्पल याद रखिएगा, एक है फिनाइल कीटोन्यूरिया, दूसरा सिकल सेल अनीमिया, और तीसरा है जीन फॉर सीड शेप एंड स्टार्च ग्रेन साइज। किसमें? मटर में। एनसीईआरटी में केवल फिनाइल कीटोन्यूरिया एक्सप्लेन है तो उसी को एक्सप्लेन कर लेते हैं। जीन ऑफ फिनाइल कीटोन्यूरिया एक ही जीन है और ये इफेक्ट देखो क्या क्या कर रहा है। इफेक्ट कर देता है पिगमेंटेशन, लिखते चले, ऑफ स्किन एंड हेयर। पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एक करेक्टर, पिगमेंटेशन ऑफ हेयर दूसरा करेक्टर। तीसरा, मेंटल रिटार्डेशन, और यूरिन जीन एक है, असर इतनी जगह पड़ गया। अब कैसे इतनी जगह असर पड़ गया वो समझ में आना चाहिए आपको। अब लिखिएगा नहीं, अब देखिएगा, एक अमीनो एसिड है, अब लिखिएगा नहीं, जिसका नाम फिनाइल एलानाइन है। सब कुछ सही चलता है तो फिनाइल एलानाइन कन्वर्ट हो जाता है टायरोसिन अमीनो एसिड में, और टायरोसिन अमीनो एसिड से बनता है मिलानिन पिगमेंट, और जिसका रिजल्ट होता है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड हेयर। यहां तक सब कुछ सही चल रहा था। फिनाइल एलानाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, इसका नाम एनसीईआरटी में दिया है फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्साइलेज, ये नाम है इसका। और एंजाइम दुनिया का कोई भी हो, इसको कौन बनाएगा? फॉर्म बाय जीन एक्सप्रेशन, जीन ही से तो होता होगा। अब देखिए हुआ क्या, इस जीन जिसके एक्सप्रेशन से ये एंजाइम बन रहा था उसमें हो गया म्यूटेशन।
अब जैसे म्यूटेशन हो जाएगा वैसे ये एंजाइम नहीं बनेगा। क्या हो जाएगा? म्यूटेशन का रिजल्ट है नॉन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम। चलो ठीक है, एंजाइम ना बने कोई बात नहीं, लेकिन एंजाइम ना बनने का असर देखो क्या होगा। देखो, अगर ये एंजाइम नहीं बना तो ये रिएक्शन नहीं होगी। अगर ये रिएक्शन नहीं होगी तो टायरोसिन कम पड़ने लगेगा। टायरोसिन जैसे कम पड़ेगा मेलेनिन कम पड़ेगा, और मेलेनिन अगर कम पड़ा तो पिगमेंटेशन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो पिगमेंटेशन घट जाएगा, स्किन का भी और हेयर का भी। एक समस्या। दूसरा देखो, अगर एंजाइम नहीं बनेगा तो धीरे धीरे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी। भाई ये इसमें कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो ये कंसंट्रेशन इसकी बढ़ेगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड। ये टॉक्सिक केमिकल है। जैसे ये बनेगा वैसे शरीर दूसरी मैकेनिज्म शुरू कर देगी। क्या? इसको पास कर देगी। किसमें? यूरिन। अगर फिनाइल पायरुविक एसिड यूरिन में पास हुआ तो बीमारी का नाम फिनाइल कीटोन्यूरिया। तो इसी से क्या हो गया? फिनाइल कीटोन्यूरिया। और यूरिन का पीएच चेंज होने लगेगा, इसका मतलब यूरिन चेंज होने लगी। और देखो, लेकिन ये तो चाहे जितना आप यूरिन में पास कर दें, ये जो फिनाइल पायरुविक एसिड है ये डिपॉजिट हो जाएगा। कहां? ब्रेन पर। और रिजल्ट देखो क्या होगा? मेंटल अब देखो असर, जीन केवल एक खराब हुआ है और असर देखो कहां कहां पड़ गया। एक तो ये पाथवे नहीं चल पा रहा है, दूसरा एंजाइम नहीं बन पा रहा है, तीसरा मेलेनिन कम पड़ा जा रहा है, पिगमेंटेशन खराब हुआ जा रहा है, यूरिन ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, ये यूरिन में पास हो रहा है, यूरिन का पीएच चेंज हुआ जा रहा है। और देखो ये कहां जा रहा है? ब्रेन और मेंटल रिटार्डेशन। तो एक जीन, एक ही जीन तो है, एक जीन है किसका? फिनाइल कीटोन्यूरिया का। और असर देखो कहां कहां डाल रहा। तो अगर एक जीन के कई असर हो तो क्या कहोगे? फिर क्या कहोगे? प्लियोट्रॉपी। लिखो। जरा एनसीईआरटी ओपन करो। अच्छा, इसके आगे भी लिख लो, ये भी नॉन मेंडेलियन है। नॉन मेंडेलियन। वी हैव सो फार सीन दैट क्या इफेक्ट ऑफ जीन ऑन किस पर होता है? सिंगल फिनोटाइप। ये तो मेंडल कह रहे थे। हाउ एवर इंस्टेंसेज वेयर, यहां स्टिक कर लो, सिंगल जीन एग्जिबिट क्या? मल्टीपल फिनोटाइप। सच जीन को कहते क्या हो? प्लियोट्रॉपिक जीन। अंडरलाइंग मैकेनिज्म ऑफ प्लियोट्रॉपी इन मोस्ट केसेस क्या है? इफेक्ट ऑफ जीन ऑन मेटाबॉलिक पाथवे, जैसे पाथवे देखा था। एग्जाम्पल दिया है कौन सी? फिनाइल कीटोन्यूरिया। अकर इन ह्यूमन डिजीज काज्ड बाई, क्या लिखा है? म्यूटेशन इन जीन जो कोड करता था, जो कोड करता था एंजाइम कौन सा? फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। ये टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है, सिंगल जीन म्यूटेशन है। और इसका असर देखो कहां दिखाई पड़ा? दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू द फिनोटिपिक एक्सप्रेशन। जैसे दिमाग खराब कर दिया, मेंटल रिटार्डेशन। हाँ, और क्या किया? घटा दिया क्या? हेयर और स्किन का पिगमेंटेशन। दिमाग तो ऐसे खराब हो जाएगा, बाल पकने लगेंगे। तो हेडिंग डालेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन। तो पता करो अगर बाल पक रहे हैं तो कहीं फिनाइल कीटोन्यूरिया तो नहीं हो गया है? हाँ, हो सकता है। चलो हेडिंग डालो। हेडिंग डाले सेक्स डिटर्मिनेशन, और इनका नाम हिंकिंग।
1891। सुन लो क्या कहा इन्होंने। 1891 से पहले सेक्स के डिटर्मिनेशन को लेकर के बहुत सारे मिथ और मिसकंसेप्शंस हैं, जिसमें फीमेल को ब्लेम किया जाता है काहे के लिए, जन्म होने वाले बच्चे के सेक्स के लिए। लेकिन 1891 में हेंकिंग नाम के वैज्ञानिक आए और इन्होंने पहली बार दुनिया को बताया, इनिशियल क्लू, दुनिया को पहली बार बताया कि सेक्स डिटर्मिनेशन का जेनेटिक या क्रोमोसोमल मैकेनिज्म है। तो सेक्स के डिटर्मिनेशन की जेनेटिक या क्रोमोसोमल मैकेनिज्म है, इसका इनिशियल क्लू किसने दिया और कैसे दिया। तो इन्होंने किया क्या था, इनको क्या पता चल गया था। तो ये वास्तव में रिसर्च कर रहे थे इंसेक्ट की सेल पर, इंसेक्ट की सेल को माइक्रोस्कोप से देख रहे थे। तो माइक्रोस्कोप से जब सेल को देखेंगे तो सेल के ऑब्जर्वेशन, एनसीईआरटी में लिखा है कि सेलुलर ऑब्जर्वेशन, ये लिखा है। साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के किसमें, नंबर ऑफ इंसेक्ट, उससे इन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया क्या, कि जो जेनेटिक है या जो क्रोमोसोमल बेसिस है किसका। तो ये तो रटने वाला सवाल है कि सेक्स के डिटर्मिनेशन का जेनेटिक या क्रोमोसोमल बेसिस होता है। ये सबसे पहला क्लू दुनिया के सामने किसने रखा, हेंकिंग ने रखा। और कैसे रखा, तो कहोगे साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन के आधार पर रखा। साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन किसका कर रहे थे, तो कहोगे सेल किसकी, इंसेक्ट, स्पेशली कौन सी सेल, तो कहोगे स्पर्म और ओवम की सेल। अब स्पर्म और ओवम की सेल में हैंकिंग को क्या दिख गया कि इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, तो वो इनके एक्सपेरिमेंट समझेंगे। पहले रटने वाला लिखो, सेक्स डिटर्मिनेशन, पहली लाइन तो रटने वाली है। इनिशियल क्लू, अबाउट जेनेटिक या क्रोमोसोमल, जेनेटिक या क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, कहां से मिला, तो कहोगे इनिशियल क्लू मिल गया किससे, साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन इन इंसेक्ट। और ये साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन किया किसने, हेंकिंग कब किए, 1891। तो ये अच्छा सवाल है। सेक्स के डिटर्मिनेशन का आधार जीन है या क्रोमोसोम है, ये दुनिया के सामने पहले कौन लाया, तो आंसर देंगे हैंकिंग। और कैसे लाए, तो कहोगे साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन ऑफ इंसेक्ट, स्पेशली कौन से, तो कहोगे स्पर्म सेल एंड ओवम सेल। ठीक है, अब इनको क्या दिख गया कि इतनी बड़ी बात बता दी है, तो कुछ तो दिखा होगा इनको। बढ़े, तो देखो क्या दिखाई पड़ गया। जैसे कहा इन्होंने कि किसी इंसेक्ट में स्पर्म को देखते हैं, तो मान लेते हैं कि एक स्पर्म ये है, उसका ये न्यूक्लियस है, दूसरा स्पर्म ये है, उसका ये न्यूक्लियस है। कहा किसी इंसेक्ट के ओवम को देखते हैं, ये मान लेते हैं एक ओवम, उसका ये न्यूक्लियस, ये दूसरा ओवम, उसका ये न्यूक्लियस। ये माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं,
तब तक देखो इनको क्या दिखाई पड़ जा रहा है, दिख ये जा रहा है कि कुछ ऐसे स्पर्म हैं जिसमें न्यूक्लियस के बगल में कोई एक विशेष चीज पाई जाती है, और कुछ ऐसे स्पर्म हैं उनमें वो चीज नहीं पाई जाती है। कहा लो फीमेल में देखते हैं वो विशेष चीज दोनों टाइप के मतलब सभी टाइप के ओवम में मिल रही थी। तो जो पहली चीज इनको समझ में यहां से आई कि देखो ये है न्यूक्लियस और ये है वो स्पेशल स्ट्रक्चर जो किसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 50% स्पर्म, जबकि यहां भी वही हाल है। ये है न्यूक्लियस और ये है वही स्पेशल स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है किसमें, आल ओवम। तो कहा अगर फीमेल में ओवम में सब में ये पाई जाती है स्पेशल स्ट्रक्चर, तो फीमेल में इसके पाए जाने की वैल्यू खत्म हो गई। भाई सब में है तो बात ही खत्म हो गई। मेल में लेकिन वैल्यू है क्या, मेल में एक ऐसा स्पर्म है जिसमें ये नहीं है, एक ऐसा स्पर्म है जिसमें ये है, और फीमेल में दोनों में है, तो फीमेल में होने का कोई मतलब नहीं। कहा जब फर्टिलाइजेशन कराते हैं तो रिजल्ट ये मिलता है, ऐसा स्पर्म, बेटा लिखो नहीं, ऐसा स्पर्म जिसमें वो स्पेशल स्ट्रक्चर था, अगर उससे फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बन जाता है फीमेल, और ऐसा स्पर्म जिसमें वो स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं है और उससे फर्टिलाइजेशन करा देते हैं तो बन जाता है मेल। तो जो इनको समझ में आया कि बच्चे का सेक्स मेल होगा कि फीमेल होगा, वो कौन तय कर रहा, वो मेल या स्पर्म में पाए जाने वाला स्पेशल स्ट्रक्चर तय कर रहा। भाई जब स्पेशल स्ट्रक्चर आ रहा है तो फीमेल बना दे रहा है, और जब स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं आ रहा है तो मेल बना दे रहा है। ये इनको हैंकिंग को समझ में आ रहा है। तो लोगों ने पूछा ये बताओ कि ये स्पेशल स्ट्रक्चर है क्या, तो इनका जवाब मेंडल जैसा था। कहा कुछ ना कुछ तो है, क्या है, तो जैसे मेंडल ने फैक्टर रख दिया था, इन्होंने कहा ये एक्स बॉडी है, इसका नाम क्या रख दिया, एक्स बॉडी। एक्स बॉडी क्यों, कोई विशेष चीज होती है उसको एक्स फैक्टर कहते हैं ना, कि इनके पास ये विशेष चीज है, तो कहा इसके पास ये विशेष चीज, इसका नाम इसका रख देते हैं एक्स बॉडी। कहा जब स्पर्म के पास वो एक्स बॉडी होगी तो वो फीमेल बनाएगा, और स्पर्म के पास वो एक्स बॉडी नहीं होगी तो मेल बनाएगा। इसका मतलब न्यूक्लियस के पास पाए जाने वाले एक्स बॉडी ही तय कर रहा है कि मेल होगा कि फीमेल। और इसी आधार पर दुनिया को बताया कि जो मिथ और मिसकंसेप्शन है वो ठीक नहीं है। सेक्स का डिटर्मिनेशन जीन या क्रोमोसोम के आधार पर। लेकिन बहुत सारे सवालों का जवाब हैंकिंग भी दे नहीं पा रहे थे कि ये एक्स बॉडी है क्या, कौन सी चीज है। तो और सन कौन सा चल रहा है, 1891। अभी 1900 तो आया नहीं है, इसका मतलब अभी बढ़िया माइक्रोस्कोप नहीं आई होगी। तो समय बीता, 1900 आया, तब माइक्रोस्कोप बढ़िया आई, और जब माइक्रोस्कोप बढ़िया आई तब देखो क्या हुआ। लोगों ने कहा कि जिसको ये एक्स बॉडी कह रहे हैं वो वास्तव में एक क्रोमोसोम है। अब अगर ये क्रोमोसोम है तो इसका क्या नाम रखोगे, भाई एक्स बॉडी पहले रखा गया था, ऐसा करते इसका नाम रख देते हैं क्या, एक्स क्रोमोसोम। क्लियर। अच्छा एक और बात, कहा यही एक्स क्रोमोसोम के होने से सेक्स तय हो रहा है, तो ऐसा ना करे, इसका नाम सेक्स क्रोमोसोम रख दिया जाए। तो हैंकिंग ने जो काम छोड़ा था 1891 में, वो काम आगे बढ़ाया, और लोगों ने बताया कि जो हैंकिंग एक्स बॉडी कर रहे थे वो हकीकत में क्या है। वो हकीकत में एक क्रोमोसोम है, उसका नाम रखना पड़ेगा हैंकिंग के सम्मान में क्या, एक्स क्रोमोसोम।
वरना ए और बी क्रोमोसोम ना रख देते, एक्स रख दिए, और बाद में पता चला तो इसी से सारा सेक्स का रिलेशन है, फिर इसका नाम क्या रख देते हैं, सेक्स क्रोमोसोम रख देते हैं। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर? मेल कौन बनेगा फीमेल कौन बनेगा बिल्कुल क्लियर हो गया, इतना लिख लो। एक लाइन बढ़ा लीजिएगा। सेक्स डिटरमाइन एज, कैसे डिटरमाइन हो रहा है? तो यदि स्पर्म विद एक्स बॉडी है तो रिजल्ट क्या है, फीमेल, और स्पर्म विदाउट एक्स बॉडी है तो रिजल्ट क्या है, मेल। और स्पर्म विद एक्स बॉडी है तो रिजल्ट क्या है, मेल, विद नहीं विदाउट। जरा तरीका देख लो इसका। टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, दुनिया में 3 ही टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन है। एक है एक्स वाई टाइप, एक है जेड डब्ल्यू टाइप और एक है एक्सओ टाइप। यहाँ 102 लिखे हैं। एक्स वाई टाइप ह्यूमन और ड्रोसोफिलम पाया जाता है, और ह्यूमन और ड्रोसोफिला में जो एक्स वाई टाइप होता है क्रोमोसोम वो मेल में होता है। तो पूरी बात है एक्स वाई टाइप मेल, ना लिखा हो तो केवल एक्स वाई लिख सकते हो। जेड डब्ल्यू टाइप के जो क्रोमोसोम होते हैं वो बर्ड में या चिक में या हेन के लिए, ये जेड डब्ल्यू टाइप किस में मिलेंगे, फीमेल मिलेंगे। या तो सिंपली जेड डब्ल्यू कहो या जेड डब्ल्यू फीमेल कह दो। एक्स ओ टाइप के क्रोमोसोम ग्रास हापर मिलेंगे और ये मेल में लिखा है, इसका मतलब मेल के क्रोमोसोम एक्स ओ टाइप होंगे। लेकिन कुछ इंसेक्ट जैसे मॉथ में एक्स ओ टाइप ही होता है, लेकिन बस एक्स ओ टाइप कहाँ होता है, फीमेल। तो ये विशेष बात है एक्स ओ फीमेल, वरना 3 मेन है, एक्स वाई टाइप, जेड डब्ल्यू टाइप और एक्स ओ टाइप। क्वेश्चन पूछेगा इंसेक्ट में मोस्ट ऑफ इंसेक्ट में क्या होता है, तो एक्सओ टाइप मेल वाला ही होता है, ठीक है, ये एक्सेप्शन है। ये जो एक्सओ जेड डब्ल्यू एक्सओ लिखा है इसी का थोड़ा इलॉबरेटेड फॉर्म सामने लिखा है। अगर ये एक्स वाई मेल है तो फीमेल कैसा होगा, एक्स एक्स होगा, ये मेल है ये फीमेल। इधर की तरफ जो कुछ भी लिखा है ये फीमेल का है और इधर की तरफ जो लिखा है वो मेल का है। अगर जेड डब्ल्यू फीमेल का है तो मेल का क्या होगा, जेड जेड होगा। अगर एक्स ओ मेल का है तो फीमेल का एक्स एक्स होगा, ये मेल का हो जाएगा। अगर एक्स ओ फीमेल का है तो मेल का क्या होगा। तो ये हमको याद रखना है, जिससे पता चल जाएगा कि कौन से टाइप ऑफ क्रोमोसोम मेल में है और कौन से टाइप ऑफ क्रोमोसोम फीमेल में है। जैसे एक्स 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 वाई में एक्स एक्स कहाँ है, फीमेल, एक्स वाई कहाँ है, मेल। जेड डब्ल्यू जेड जेड में जेड डब्ल्यू है किसमें, फीमेल, और जेड जेड मेल। एक्स 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 ओ कहाँ है, ग्रास हापर में, जिसमें एक्स एक्स किसमें है, फीमेल, और एक्स ओ किसमें है, मेल। और एक्स ओ एक्स एक्स किसमें है, मॉथ, तो एक्स ओ किसमें है, फीमेल, और एक्स एस किसमें है, मेल। ये हमको याद रखना है, इसी से सारे सवाल निकलेंगे। कोई एक क्रॉस कराएंगे और वही सब पर उसके रिजल्ट लागू होते हैं। देखो कैसे, हम ह्यूमन का ही ले लेते हैं। तो ह्यूमन में मेल और फीमेल, ह्यूमन में कौन सा टाइप है, एक्स 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 वाई है। मेल क्या होते हैं, मेल क्या होते हैं, तो मेल होते हैं एक्स वाई, और फीमेल क्या होते हैं, एक्स एक्स। अब क्रॉस कराएंगे तो देखो, इधर से अगर हम x ले लें और इधर से भी x आ जाए तो क्या बन जाएगा, तो बन जाएगा x x। इसी x को पकड़े रहे और बगल से तो भी क्या हो जाएगा, x x।
यहां से ले ले y और यहां से ले ले x, तो क्या होगा? तो इसको हम चाहे yx लिख दे या इसी को xy, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी y का क्रॉस इससे करा दे तो फिर क्या हो जाएगा? xy। ये क्या है? ये है फीमेल। ये क्या है? ये है फीमेल। ये क्या है? मेल। ये क्या है? मेल। तो बताओ मेल चाइल्ड कितने हैं? तो कहोगे 2। कितने में से? 4, मतलब 1/2 मतलब 50%। अच्छा, फीमेल चाइल्ड कितने हैं? 2। कितने में से? 4, मतलब 1/2 मतलब 50%। तो मेल और फीमेल रेशियो कितना है? तो मेल फीमेल रेशियो कहो तो या तो कहो 2:2, या तो आंसर दो 1:1, और या तो आंसर दो 100:100। बात तो एक ही है, चाहे 2:2 कहो, चाहे 1:1 कहो, चाहे 100:100 कहो। अब काम की बात सुने, इस पूरी कहानी में मेल ने कि फीमेल ने 2 टाइप के गैमीट बनाए। तो मेल ने 2 टाइप के गैमीट बनाए होंगे भाई, एक में एक्स रहा होगा, एक में वाई रहा होगा। मेल ही तो 2 प्रकार के गैमीट बनाएगा, एक एक्स वाला, एक वाई वाला। तो मेल हो जाएगा हेटेरोगैमेटिक, और फीमेल दोनों में एक्स ही है, तो गैमीट कैसे बनेंगे? एक जैसे। क्या कहोगे? होमोगैमेटिक। अब ध्यान से सुनेंगे, किसी भी टाइप के सेक्स डिटर्मिनेशन में सेक्स कौन तय करता है? तो कहोगे जो हेटेरोगैमेटिक होगा। इस पूरे केस में कौन हेटेरोगैमेटिक है? मेल। तो यही क्या करेगा? डिटरमाइन करेगा, डिटरमाइन सेक्स। ह्यूमन के केस में सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा? मेल, या उससे बनने वाले स्पर्म के क्रोमोसोम तय करेंगे। अब आपसे 5 एग्जाम्पल पूछेगा, बताओ ड्रोसोफिला में कौन तय करेगा, बताओ बर्ड में कौन तय करेगा, बताओ ग्रास हापर में कौन तय करेगा, बताओ मॉथ में कौन तय करेगा। तो बताने का तरीका देखो क्या है, सिर्फ आप ये देख लो, ये पैटर्न जो लिखा है, बस आप बता दोगे। जरा बताएं, इस केस में ये फीमेल है, ये मेल है, हेटेरोगैमेटिक कौन है? मेल। तो सेक्स कौन तय करेगा? मेल तय करेगा। अच्छा, इस पेयर में फीमेल के पास अलग अलग है, तो फीमेल क्या होगी? हेटेरोगैमेटिक। तो सेक्स कौन तय करेगा? फीमेल तय करेगी। अच्छा, इस पेयर में मेल 2 टाइप के बनाएगा, तो मेल हेटेरोगैमेटिक होगा, वो तय करेगा। और इस पेयर में तो बताओ, यहां ह्यूमन में सेक्स कौन तय करेगा? मेल। कैसे पता चला? मेल हेटेरोगैमेटिक है। ड्रोसोफिलम कौन तय करेगा? फिर मेल। मेल ही क्या है? हेटेरोगैमेटिक है। अच्छा, बर्ड में कौन तय करेगा? फीमेल। क्यों? फीमेल हेटेरोगैमेटिक है। अच्छा, ग्रास हापर में कौन तय करेगा? मेल। क्यों? मेल हेटेरोगैमेटिक है। अच्छा, मॉथ में कौन तय करेगा? क्यों? फीमेल हेट। तो अगर आपको कहीं ये पता चल जाए कि हेटेरोगैमेटिक कौन है, बस आप बता दोगे। और हेटेरोगैमेटिक पता करने के लिए आपको सिर्फ इतना याद होना चाहिए, ये देखो, ये हेटेरोगैमेटिक दिख रहा है, इधर ये हेटेरोगैमेटिक दिख रहा है, इधर ये हेटेरोगैमेटिक दिख रहा है, इधर ये हेटेरोगैमेटिक दिख रहा है। आराम से बताएं, मेल में हेटेरोगैमेटिक किस किस में है? ह्यूमन में, ड्रोसोफिला में और ग्रास हापर। अच्छा, फीमेल में हेटेरोगैमेटिक कहां कहां? बर्ड में और माथ। तो किसमें मेल सेक्स को डिटरमाइन करेंगे? ह्यूमन में, ड्रोसोफिला में और ग्रासहॉपर। और किसमें फीमेल सेक्स डिटरमाइन करेंगे? बर्ड्स और माथ। इतनी बात आपको याद रखनी है। सब में कॉमन बात क्या है? सभी टाइप, 4 टाइप लिखे हैं, सभी में कॉमन है कि सेक्स हमेशा 50-50% के रेशियो में आएंगे। मेल 50%,
फीमेल 50, सब में के सबके लागू है। सभी में सेक्स कौन तय करेगा? हेट्रोगेमेटिक तय करेगा। बस हेट्रोगेमेटिक कौन है ये आप तय करोगे, जो हेट्रोगेमेटिक होगा वही आंसर होगा। किसमें किसमें मेल हेट्रोगेमेटिक है और किसमें किसमें फीमेल हेट्रोगेमेटिक है, ये आपको याद रखना। याद कैसे रखोगे? सिर्फ इसको देख के आप याद रखोगे। तो अगर आपको ये याद है तो आप ये बता लोगे कि कौन हेट्रोगेमेटिक है और कौन होमोगेमेटिक है, और ये भी बता लोगे कौन तय करेगा और कौन तय नहीं करेगा। ये लिख लिया, ये हो गया है। चलो 50-50 लिख लेते हैं, ये भी सही है। मतलब नहीं समझ रहे हो? जितनी संख्या फीमेल मेल की होगी उतने संख्या मेल की होगी। यहां 1 लिखोगे तो यहां 1 लिखोगे, यहां 100 लिखोगे तो यहां 100 लिखोगे, यहां 50 लिखोगे तो यहां 50 लिखोगे, यहां 4 लिखोगे तो यहां 4 लिखोगे। जेनेटिक्स कहती है कि दुनिया में जितने मेल होंगे उतने फीमेल होंगे, ये जेनेटिक्स कहती है। लेकिन ऐसा है नहीं। मेल की संख्या थोड़ी सी क्या होती है? ज्यादा। किससे? फीमेल। तो जेनेटिक्स गलत है? जेनेटिक्स गलत नहीं है, फिर क्या गड़बड़ी हो गई? दिमाग गड़बड़ है ना? तो फीमेल फिटिसाइड उसका रिजल्ट आएगा, और कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं। ये लिख लिया? चलो लिखो। in all type इन ऑल टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। भैया ना बतियाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। मेल क्या मिलेंगे? 1/2, और फीमेल भी क्या मिलेंगे? 1/2। ठीक, एक बात सबके लिए लागू है। इन ऑल टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटरमाइन बाई गैमीट ऑफ हेटेरोगेमेटिक इंडिविजुअल। सबके लिए लागू है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। बस आपको यह बताना कौन हेटेरोगेमेटिक है और कौन हेटेरोगेमेटिक नहीं है। इन ह्यूमन कामा ड्रासोफिला कामा ग्रास हॉपर, मेल क्या है? हेट्रोगेमिटी है। इसी नाते मेल ही डिटरमाइन करेंगे क्या? सेक्स ऑफ बेबी। तो सेक्स ऑफ बेबी कौन डिटरमाइन करेगा? स्पर्म। अच्छा, लेकिन इन बर्ड्स एंड मॉथ क्या है? फीमेल क्या है? हेटेरोगेमेटिक है। इसी नाते फीमेल ही डिटरमाइन करेंगे। मतलब सेक्स ऑफ बेबी कौन तय करेगा? ओवम तय करेगा। होमोगेमेटिक लिख लोगे? फीमेल होमोगेमेटिक किसमें किसमें है? इन सब में फीमेल क्या है? होमोगेमेटिक। आगे बढ़ा लो।
फीमेल होमोगेमेटिक होंगे, और इसमें क्या होगा, मेल होमोगेमेटिक। तो जो हेट्रोगेमेटिक होगा वही तय करेगा, यहां मेल तय करेगा और यहां फीमेल तय करेगा। चलो हैंकिंग की कहानी पढ़ लो फिर घर जाओ। मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑलवेज बीन बजल, किसके पहले, बिफोर जेनेटिकिस्ट, इनके पहले की बात हो रही। इनिशियल क्लू टिक कर लो, अबाउट जेनेटिक या क्रोमोसोमल मैकेनिज्म कहां से मिला, तो कहोगे एक्सपेरिमेंट से मिला। किसके ऊपर किया गया, इंसेक्ट। वास्तव में कहां से मिला, 2 मिनट रुक जाओ भैया, क्या बतिया रहे हो, हम तो पढ़ा ही चुके हैं। साइटोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन इन नंबर ऑफ इंसेक्ट, जिससे कॉन्सेप्ट पता चला कि जेनेटिक या क्रोमोसोम ही बेसिस है किसका, किसका काम था, हैंकिंग का। इन्होंने स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देख लिया, किसमें, स्पर्मेटोजेनेसिस इन फ्यू इंसेक्ट। इन्होंने बताया कि जो 50% स्पर्म हैं उनमें वो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस, और जो 50% है उसमें वो नहीं होता है। हैंकिंग ने ही उसका नाम क्या रख दिया, एक्स बॉडी रख दिया। लेकिन बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन इट, बता नहीं पाए क्या है, मेंडल के तरीके से बता दिए कुछ ना कुछ तो है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन, बाद में जो इन्वेस्टिगेशन किसने किया, अदर साइंटिस्ट, तो पता चला, क्या कंक्लूजन पता लगा कि जो एक्स बॉडी किसके थे, हैंकिंग थे, वो वास्तव में क्या थे, वास्तव में क्या थे, क्रोमोसोम थे। और इसी नाते इसका नाम रखना पड़ा क्या, एक्स क्रोमोसोम। इट वाज आल्सो ऑब्जर्व दैट इन लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट, ये टिक कर लो बेटा, मैकेनिज्म ऑफ डिटर्मिनेशन कैसी है, सभी एग में क्या है, सभी एग मतलब सभी ओवम में वो एक्स क्रोमोसोम पाया जाएगा, साथ में ऑटोसोम तो मिलेंगे ही, लेकिन कुछ स्पर्म में एक्स क्रोमोसोम होगा और कुछ स्पर्म में नहीं होगा। अगर एग का फर्टिलाइजेशन उस स्पर्म से हो गया जिसमें एक्स क्रोमोसोम है तो रिजल्ट फीमेल, और उससे फर्टिलाइज हो गया जिसमें एक्स बॉडी नहीं है, क्रोमोसोम नहीं है, तो रिजल्ट क्या, मेल। डू यू थिंक नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल एंड फीमेल आर इक्वल, ये सोचना है आपको 2 दिन। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम, इसका आंसर भी बताए नहीं है। ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्स क्रोमोसोम इन डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, ये मान लिया गया कि इसको हम क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम। तो बाकी जो क्रोमोसोम बचे उनका नाम रखना पड़ा क्या, ऑटोसोम। ग्रास हापर भी बढ़िया क्या है, एग्जाम्पल है किसका, एक्सओ टाइप का, जिसमें मेल में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होगा, बाकी सब क्या होंगे, ऑटोसोम। और फीमेल में क्या होंगे, 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, तभी तो एक में एक्स जाएगा दूसरे में भी एक्स जाएगा। बस इतने पढ़ेंगे।